दिल्ली में तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, जी वो सिख कौम का अपमान था, पगड़ी का अपमान था, पूरे हिंदुस्तान का अपमान था, हमारे गुरु साहिबानों का अपमान था, जी। क्योंकि उन्होंने भारत माँ के लिए, मजलूमों की रक्षा के लिए कुर्बानी दी। जो लोग शहीद हो जाते हैं उनको कोई पूछने नहीं जाता, पर टेररिस्टों के लिए सारे खड़े हो जाते। इस तरीके से जो आपने जिक्र किया, जी। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, जी। जिसने 93 के अंदर जी पार्लियामेंट के पास बिल्कुल। सबसे सुरक्षित एरिया, जी वहां 40 किलो आरडीएक्स की कार लगा के मेरे पे हमला किया। बिल्कुल। मेरी लड़ाई मानवता की रक्षा के लिए थी। जब बहनों के सुहाग उजाड़े जा रहे थे, मैंने गोली नहीं चलाई, मैंने जी। जबान से उनका विरोध किया। जी मेरे पे बम चलाने वाले, मेरे साथ इतने शहीद होने वाले जवान, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, उनको कौन आज देखने वाला हुआ? किसी का सिर उड़ गया, किसी का हाथ उड़ गया। आपने वोट बैंक की खातिर कर दिया। उस खतरनाक आतंकवादी जिसने मेरे पे हमला किया और पंजाब के अंदर लुधियाना के पास जगराओं में ट्रेन से निकाल करके सिख भाइयों को छोड़ करके 50 के करीब हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बना दिया। तो अगर मेरे जैसा व्यक्ति ये कहता है मैं मौत से नहीं हारा, मैं बम्बों से नहीं हारा, मैं गोलियों से नहीं हारा, मौत मेरी दोस्त है, मैं हारा हूं तो हिंदुस्तान के ऐसे बुरे सिस्टम से हारा हूं। तो ये कहना सही रहेगा कि इस देश में आतंकवादी ज्यादा सुरक्षित है? वकील एक पेशी के वकील 20 लाख रुपया रहता है, वो कहता है मेरा पेशा है। मेरी कई बार कई वकीलों से कसाब और अफजल के मामले में बहस होती है, बड़े बड़े टॉप के, क्यों आते हैं आप? कहता मेरा पेशा है। हाँ, मैं कहा तेरा पेशा है पैसे के लिए बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले, भारत माँ का तोड़ने वाले, पंजाब को हिंदुस्तान से तोड़ने वाले, पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले, 26 की 11 के अटैक करने वाले, उसके लिए, उसको बचाने के लिए तेरे लिए, तेरा मुख्य मकसद है पैसा और मेरा मुख्य मकसद है मातृभूमि को तोड़े ना, उसके लिए बार बार मरना फिर जन्म देना। ये मेरे और तेरे में फर्क है। तेरा मिशन पैसा है, तेरा मिशन देश नहीं है, मेरा मिशन पैसा नहीं है, मेरे लिए मातृभूमि है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? कल की बात है, गुरुवार को कोर्ट में, लुधियाना कोर्ट परिसर में एक धमाका होता है और ये धमाका कोई पहली बार नहीं है जो हिंदुस्तान में हुआ है। धमाकों का मंजर, धमाकों के बाद कैसा खौफनाक होता है, ये डिस्कस करने के लिए, ये बात करने के लिए, चाहे वो लुधियाना का मंजर हो, चाहे वो कपूरथला में जिस तरीके से लिंचिंग की बात सामने आई, चाहे वो किस तरीके से गुरुद्वारे में लिंचिंग हुई, ये सारे इंसिडेंट को हम आज बात करने के लिए बिट्टा साहब के पास आए हैं। बिट्टा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि लुधियाना में जो कोर्ट परिसर में जो धमाका हुआ, ये धमाका क्या था, इसके पीछे कौन था? और अभी जैसे चुनाव होने वाले हैं, वहीं पे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि एक आत्मघाती हमला है, तो पूरे वो कैसे देखते हैं आप? पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था जी, उस वक्त बठिंडा के पास मौड़ मंडी, एक छोटा सा गांव पड़ता है, ब्लॉक है वो, वहाँ भी ब्लास्ट हुआ था। वहाँ भी 3 या 4 के करीब लोग मारे गए थे। जी वो ब्लास्ट था, उसका नाम था पॉलिटिकल टेररिज्म। जी वहाँ के जो एमएलए थे चुनाव लड़ रहे थे, सबको पता है कि ये ब्लास्ट वोट बैंक को मोड़ने के लिए ये ब्लास्ट कराया गया, एक दहशत फैलाने के लिए कि पंजाब के हालात खराब होने वाले हैं। उसकी अभी तक जांच नहीं हुई। 4.5 साल 5 साल होने वाले हैं, जांच अभी तक नहीं हुई। गुरुद्वारा साहब, हरमंदिर साहब, जी जहाँ हिंदू भी, जहाँ मुसलमान भी, जहाँ सिख भी, जहाँ ईसाई भी, जी दुनिया से आकर के नमस्ते करता है। जी और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करने के लिए एक लड़का आया और जंप मारा और अंदर चला गया। ये इतिहास में, हजारों साल पुराना इतिहास, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जी वो घटना का अभी पता चला नहीं जी तो लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट हो गया। जी उस दिन वकील कहीं को रोस मार्च पे थे, उस दिन नहीं आए। अगर एडवोकेट ज़्यादा होते, जजेस होते, कितने जजेस इस दुनिया से चले जाते, कितने एडवोकेट भाई भी इस दुनिया से चले जाते। जी सवाल सबसे बड़ा है, हम 2 मिनट के अंदर ये कह देते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के लोग कि ये आईएसआई का हाथ है, ये पाकिस्तान का हाथ है, ये खालिस्तानियों का हाथ है। बड़ा आसान है कहना, जी और कह करके बयानबाजी करके, जिसको कहते पॉलिटिकल
पॉलिटिक्स, मीडिया पॉलिटिक्स होना, जी, कुछ भी बोल दो, कोई एक्सपीरियंस नहीं, 2 मिनट में जवाब दे देना। पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ है। शायद आज़ादी के टाइम पे इतनी शहादतें नहीं हुई होंगी जिसमें पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का खून हुआ। जी, 19,000 उसमें से हिंदू भाई बहन हमारे शहीद हो गए। जी, हजारों बहन के सुहाग उजड़े, हजारों बच्चे यतीम हुए, खून की नदियां बही। 5 बजे के बाद घर से कोई नहीं निकलता था। जी, हर माँ कहती थी मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे माँ बाप घर वापस आ जाएं, वही दिन मेरे लिए अच्छा होगा। इंतजार करती थी, क्योंकि 5 बजे के बाद सब तरफ से गुमनाम था, बड़े बड़े शहर हो या गांव हो, हर तरफ गोलियों और बमों की आवाजें सुनाई देती। हम लोगों ने, सबने, पॉलिटिकल पार्टियों ने भी मौत का कफन बांध करके पंजाब में टेररिज्म को ठीक किया। जी, अब ये कहें टेररिज्म आया कैसे? पाकिस्तान तो बाद में आया। जी, जैसे अब राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरीके से एक दूसरे पे बयानबाजी कर रही हैं, जी, उस वक्त भी पंजाब का टेररिज्म लाने वाली हम पॉलिटिकल लोग थे। जी, वोट बैंक की खातिर, कुर्सी की खातिर, सत्ता की खातिर हमने एक धर्म के उस वक्त लीडर से जी, उनको नज़दीक कर लिया कि तुम गुरुद्वारा साहब में चुनाव लड़ोगे, जी, ताकि अकाली दल जो है उसको कमज़ोर करना है, तो हमारा आदमी है, तुम करोगे। उसमें जिसका नाम था भिंडरावाला, वो पहले टेररिस्ट नहीं था, अपने आप से बाहर हो गए। और उन्होंने कहा मेरे साथ इतनी दुनिया है, जी, सब मुझे मानते हैं। मीडिया ने बहुत उठा दिया, मीडिया पॉलिटिक्स मीडिया ने उठा दिया। मीडिया जब उठाता है तो गिराना भी जानता है। जी, हाथ से निकलते निकलते पाकिस्तान के हाथों में चले गए, वहाँ से AK-47 आनी शुरू हो जी। गई। और फिर उन्होंने कांग्रेस का रास्ता छोड़ करके कह दिया मैं खालिस्तान बनाऊंगा, मैं पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करूंगा। जी, तो उस वक्त खून खराबा शुरू हो गया। जी, कोई नहीं इस तरफ जाता जी, कि पंजाब में टेररिज्म आया क्यों, जी, कश्मीर में टेररिज्म आया क्यों, नक्सलिज्म आया क्यों, इस तरफ कोई नहीं जाता। आगे की शुरुआत हो जाती, हम दूसरे रास्ते जा रहे। अरे जो नींव एक रखी गई देश की गंदी राजनीति ने पंजाब के अंदर हमारी पॉलिटिशियनों की गलतियों से जो गंदी नींव रखी गई, जिसके कारण 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, जी, जिसके कारण खालिस्तान के नारे लगे, जिसका पाकिस्तान ने फायदा लिया, जी, हमने उससे क्या सबक लिया? जी, पिछले 29 साल, 30 साल, 32 साल के बीच में क्या उसका हमने सबक लिया कि हम ऐसा कोई कर्म ना करें, फिर पंजाब के हालात पहले जैसे हों, फिर 36,000 या 10 लाख लोगों का कत्लेआम हो, फिर हम सुधरे। आज फिर हम उस रास्ते पे चल पड़े। जी, हमें पॉलिटिकल पार्टियों को पंजाब के अंदर अच्छी राजनीति करने के लिए विकास के मुद्दे, तरक्की के मुद्दे, उस तरफ जाना चाहिए था। हम फिर उसी लड़ाई में पकड़ गए। सर बेटा साहब, लेकिन आज के वक्त में क्या हिंदू और सिख जो इंसिडेंट अभी हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, पहले हमने देखा किस तरीके से गुरुद्वारे में हुआ है, फिर कपूरथला में हुआ, लुधियाना इंसिडेंट हुआ, तो हिंदू और सिख आपस में बट नहीं रहे हैं। हिंदू और सिख एक 9 मास का रिश्ता है जी, जो कभी टूट नहीं सकता। जी, हिंदुओं की बेटियां सिख भाइयों के घर है, जी, सिखों की बेटियां सिख समुदाय के हिंदुओं के घर है। ये तो एक रिश्ता है, इस रिश्ते को तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। ये तो चंद लोग खालिस्तानी है जिनके अंदर जहर है। हिंदू 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 एक जहर भर चुका है, पर किसी हिंदू भाई के अंदर मैंने ऐसा जहर नहीं देखा। अगर हिंदू भाई के अंदर जहर हो तो गुरुद्वारा साहब कभी मत्था टेकने ना जाए। बिल्कुल। अगर आप चले जाएं हरमंदिर साहब के अंदर, अगर आप चले जाएं बंगला साहब के अंदर, जी, अगर आप चले जाएं गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक जी के अंदर, जी, आपको हिंदू भाइयों की कतारें नजर आएंगी, उनकी बेटियां, बाहू, सबकी कतारें नजर आएंगी। जी। रिश्ता एक हमारा ऐसा अटूट है, पंजाब में डर का माहौल नहीं बन गया सर? पंजाब में एक डर का माहौल नहीं बना हुआ? डर का माहौल तो बन गया। जी। आज हिंदू जाने पे ये सोचने लग गया जी कि कहीं मैं मत्था टेकने जाता हूँ जी, मंदिर की, गुरुद्वारा साहब की, और हर हिंदुस्तान के बैठे हुए कहीं भी मंदिर, उनकी परंपरा अलग अलग है। कहीं कहा जाता है कि सिर पे कपड़ा नहीं रखना, किसी ने कहा है धोती पहननी है, किसी ने कहा आपको
ऊपर के हिस्से में कोई वस्त्र व्यक्ति नहीं है पहनना। वो नहीं पहनेगा। मैं जाता हूँ, जी बिल्कुल। मैं पगड़ी के लिए कह देता हूँ कि ये नहीं हो सकता, बाकी धोती भी पहनी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। परंपरा है। परंपरा है, पर बिल्कुल। मैं सोचे समझे बगैर किसी को पता ना हो, जी। मेरे से गलती से कोई परंपरा टूट जाए जी और वो समुदाय के लोग कहें कि ये तो उसकी बेअदबी करने आया, तो क्लेश तो होगा। जी इस तरीके से अगर गुरुद्वारा साहब में जाता है, कोई परंपरा में कमी रह जाए जी गलती से, जी वो गलती कर नहीं रहा, जी। तो कहेंगे ये तो गुरुद्वारा साहब का अपमान करने आया। जी। शरारत तो किसी ने की, जी पर पूरी दुनिया में बैठा हुआ सिख समाज से दूर जो कोई हिंदू जी। है, मुसलमान है, सिख या ईसाई है, जी। उसके अंदर एक ये जरूर देखा जाएगा शक की निगाह से, कहीं ये हमारे गुरुद्वारा साहब का अपमान करने तो नहीं बेअदबी आया। के नाम पर किसी को जान से मार देना, और जिसका कि अभी तक देखो यही नहीं पता है। दो जी चीजें मैं आपको बताऊं। निहंग सिंहों ने जान से मारा, जी मैंने आपको इंटरव्यू दिया, जी वो बिल्कुल गलत किया। वो तलबानी जी स्टाइल था, जी उसमें सिख कौम का बहुत बड़ा अपमान हुआ। जी दिल्ली में तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, जी वो सिख कौम का अपमान था, पगड़ी का अपमान था, पूरे हिंदुस्तान का अपमान था, हमारे गुरु साहिबानों का अपमान था, जी। क्योंकि उन्होंने भारत माँ के लिए, मजलूमों की रक्षा के लिए कुर्बानी दी। जी ठीक है ना। जहाँ तक जी हरमंदर साहब के अंदर जो है, जी वो संगत कहते पब्लिक, जी उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, जी ईसाई जी भी था। जी अगर जाके देखेंगे आप कौन सी हो क्या, मैं फलानी कौम का, मैं फलानी का, जी। नमस्ते करने आया, वो जज्बातों में मारा गया। जी कपूरथला उसका और दिल्ली का जी सिंधु बॉर्डर का, ये जी। बिल्कुल अलग अलग है। जी हरमंदर साहब में जो मारा गया, वो संगत ने एक जोश में आके कि मेरे गुरु का अपमान हो रहा, जी गुरु है, जी अगर फर्ज करो मैं भी होता, मैं देखता, तो शायद मैं भी ना रह पाता, क्योंकि सामने गुरु ग्रंथ साहब था। जी गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे सबके लिए पवित्र है। जी। हमारे गुरु साहिबान किसी ना किसी रूप में वहाँ विराजमान हैं। बिल्कुल। पर हाँ, अगर दिमाग चला के उसको पकड़ करके पुलिस को ऐसे दे देते, जी अगर कोई सुराग तो निकल जाता है कि इसके पीछे कौन है। जी अब तो सबूत ही खत्म हो गए, बिल्कुल। अब तो सिंधु बॉर्डर का सबूत भी खत्म हो गया, बिल्कुल। अब तो कपूरथला का भी सबूत खत्म हो गया, जी। अब तो हरमंदर साहब का भी सबूत खत्म हो गया। बिल्कुल। हम निचोड़ पे कहाँ गए। जी अब इंक्वायरी कितनी देर तक चलती रहेगी, जी पूछताछ किससे करेंगे। किससे करेंगे पूछताछ, जी। कितनी मेहनत करेंगे, नहीं होगी पूछताछ, कोशिश करेंगे नहीं पता चलेगा, जी फिर लाल किला में आंदोलन होगा, फिर सिंधु बॉर्डर पे आंदोलन होगा, जी फिर सब लोग समुदाय के लोग आएंगे, हमें इंसाफ नहीं मिला। अरे इंसाफ तो आपने मार ही दिया। जी मैं कहता हूँ वो जो मारा गया है, जी। वो जोश में मारा गया, उसको आप सिंधु बॉर्डर कपूरथला से नहीं जोड़ सकते। सामने अभी जो सामने। धमाके हुए हैं, इससे फिर से मैं एक बार इतिहास के पन्नों को पलटती हूँ, क्योंकि वो पलटना अब ज़रूरी हो जाता है। आज से लगभग 11 सितंबर 1993 में यहीं पे दिल्ली में राजधानी के साथ साथ पूरा देश दहल गया था। भुल्लर, जिसे कि एक वक्त में फांसी की सज़ा भी दी जाती है, बाद में फांसी की सज़ा माफ़ कर दी जाती है। कन्फेशन में दिक्कत आती है, उनके छेड़खानी की जाती है, सबूत गवाह नहीं मिल जाते, उनके खिलाफ नहीं मिलते, लेकिन वहीं पे कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कितने लोग जख्मी हुए थे। और इस सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर अटैक करना था तो वो आप थे, उनके निशाने पर आप थे। तो इसको कैसे देखते हैं आप कि उस वक्त इतना बड़ा देश का दुश्मन आज भी खुलेआम घूम रहा है। एक नहीं, जी कई टेररिस्ट घूम रहे हैं। जी अब लुधियाना के अगर ब्लास्ट की बात करें, जी चीफ मिनिस्टर भी कह रहे हैं, सारी जी। पॉलिटिकल पार्टियों के लोग कह रहे हैं इनको बख्शा नहीं जाएगा। जी बड़े बयान देने आसान होते हैं जी और चैनलों के अंदर सब जगह पे आते हैं, देखो जी बख्शा नहीं जाएगा। पर वही लीडर, जी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम्म, 3 साल 4 साल के बाद जैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू हो जाती जी है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख देते हैं जी कि इसको छोड़ दिया जाए। बिल्कुल। उसके पीछे क्या है? वोट बैंक पॉलिटिक्स। जी। जो लोग शहीद हो जाते हैं उनको जी। कोई पूछने नहीं जाता, जी। पर टेररिस्टों के लिए सारे खड़े हो जाते। इस तरीके से जो आपने जिक्र किया, जी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, जी जिसने 93 के अंदर जी पार्लियामेंट के पास बिल्कुल। सबसे सुरक्षित एरिया, जी वहाँ 40 किलो आरडीएक्स की कार लगा के मेरे पे हमला किया, बिल्कुल। और हमला करने के बाद जी वो जर्मनी भाग जाता है। जी कनाडा से प्लानिंग होती है जी और जर्मनी से उसको जब वापस लाया जाता है, जी
उसके लिए कौन खड़ा होता है? कपिल सिब्बल, हिंदुस्तान की सरकार का मंत्री रहा, जी वो कपिल सिब्बल खड़ा हो जाता है, राम जेठमलानी खड़ा हो जाता है, जी। के.एस. तुलसी खड़ा हो जाता है। जी उसमें 3 को फांसी से बच जाते, 1 को फांसी की सजा हो जाती जी। है। फांसी की सजा होने के बाद जी फिर शीला सरकार जो है जी उसको कह देती है दिमागी परेशानी पे जी। है, उसको जेल से रिहा कर देते हैं, अस्पताल शिफ्ट करते हैं। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कहने पे जी हैं, कि सिख वोट बैंक लेना है। जी कोई किसी का मानवता की बात छोड़िए, कोई हिंदू सिख मुसलमान ब्लास्फेमी कोई लेना देना जी। नहीं, हमें वोट चाहिए। जी। वो हॉस्पिटल आ जाता है, ब्यूरोक्रेसी भी गुलाम और राजनीति गुलामी और सरकार के सब गुलाम, पॉलिटिशियन के गुलाम जी। बाहर आ जाता है। जी डॉक्टर सेवा करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं केजरीवाल साहब की सरकार आती है, जी उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जी फांसी की सज़ा सुनाने के बाद केजरीवाल साहब को पता चलता है कि दिल्ली में मुझे सिख वोट बैंक मिलेगा। वो तुरंत राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखते प्रणब मुखर्जी को जी। कि इसकी फांसी की सज़ा माफ़ कर दी जाए। और आप मिलने भी गए थे केजरीवाल सर हाँ, से? मैं मिलने भी गया कि केजरीवाल साहब आपने ये क्या किया? जी आप तो रामलीला ग्राउंड के अंदर, जी मैं घर में बैठा हुआ एक पुराना कांग्रेसी आपके आंदोलन में शामिल था, घर में बैठा हुआ, जी जहाँ वंदे मातरम, जहाँ भारत माता की जी। जय, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से खून से बना हुआ तिरंगा झंडा, जी जहाँ लगता था कि जी। एक नया महात्मा गांधी, एक नया भगत सिंह आने वाला है, बिल्कुल। इस देश में आतंकवाद खत्म होने वाला है, इस देश के अंदर करप्शन खत्म होने जी। वाला है, नई क्रांति आने वाली है। तो मैं भी आपके आंदोलन में शामिल हो गया। अब कहाँ तिरंगा झंडा गया, जी कहाँ वंदे मातरम गया, कहाँ भारत माता की जय जी। गई? मेरी लड़ाई नहीं थी, मेरी लड़ाई तिरंगे झंडे की थी, बिल्कुल। मेरी लड़ाई भारत माता की आज़ादी की रक्षा की थी, मेरी लड़ाई मानवता की रक्षा के लिए थी। जब बहनों के सुहाग उजाड़े जा रहे थे, मैंने गोली नहीं चलाई, मैंने जी। जबान से उनका विरोध किया। जी मेरे पे बम चलाने वाले, मेरे साथ इतने शहीद होने वाले जवान, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, उनको कौन आज देखने वाला हुआ? जी। किसी का सिर उड़ गया, किसी का हाथ उड़ गया, जी। आपने वोट बैंक की खातिर कर दिया। चलो मैं देखता हूँ क्या देखना है। जी अगली बार चुनाव पंजाब की तरफ चले जाते हैं। पंजाब में आम पार्टी, तो आज के वक्त में कहते हैं कि मैं पंजाब को आतंकवाद मुक्त बनाऊंगा, तो एक तरफ ये कहना और एक तरफ ये। मैं कहूँ जी उनके किसी व्यक्ति से बात करा दूं। मेरे जी। पास तो डॉक्यूमेंट है ना। जी जो व्यक्ति जी दिल्ली राजधानी के अंदर पार्लियामेंट में सुरक्षित एरिया के अंदर जी 38 लोगों को शहीद बम से कर देता है, 90 जख्मी कर देता है, जवानों के सिर उड़ जाते हैं, जी उनके लिए राष्ट्रपति को फांसी से बचा देते हैं। जी अगले पंजाब में चुनाव में जी पंजाब में कुछ समुदायों को खुश करने के लिए खालिस्तानियों को, देश विरोधियों को, देश को तोड़ने वाले, तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले, जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का अपमान करने वाले, भारत माता का अपमान करने वाले को आप अमृतसर जेल में शिफ्ट कर देते हैं। जी इधर क्या तकलीफ थी? इसलिए कि पंजाब में चुनाव है चुनाव और जेल के अंदर जी जाते ही पंजाब की अकाली सरकार जी कहती है अगर केजरीवाल ने कर दिया, हमें भी तो चुनाव लड़ना है। तुरंत वापस उसको कह करके जी। उसकी दिमागी परेशानी को देख करके एयर कंडीशन कमरा उसी वक्त आम किसी गरीब को कमरा मिले या ना मिले, जी। जी टूटा हुआ कमरा मिले ना मिले, दवाई मिले ना मिले, जी। पर उसको वो कमरा मिलता है जो एक मंत्री को मिलता है इलाज के जी। लिए। आज तक उस कमरे में है, वो जी। कर देते हैं। फिर आ जाती है कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, जी। वो सबसे बड़ा काम करते हैं। जी। केजरीवाल फांसी से छुड़ाते हैं, उनको पंजाब में भेजते हैं। पंजाब की अकाली गवर्नमेंट उनको पैरोल पे भेजती है। वो जी। कहता काम ही खत्म करो, सीधी चिट्ठी लिखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को जी कि इसको फांसी से छोड़ ही दिया जाए। जी कहाँ जाएंगे हम? जी और फिर मैं कोर्ट में जाता हूँ, जी किसको छोड़ने वाले हैं? कोर्ट से मुझे स्टे मिलता है। जी फिर करतारपुर साहब का कॉरिडोर कॉरिडोर खुलता है, जी ठीक। जी और टेररिस्टों के साथ जी पंजाब सरकार के कहने पे, कांग्रेस गवर्नमेंट के कहने पे, जी उसको भी उसमें छोड़ने का ऑर्डर हो जाता है। जी भगवान की कृपा से, भारत माँ की कृपा से मुझे सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाता है। जी और स्टे के बाद जी फिर मैं जाता हूँ इसको छोड़ा ना जाए। उसके लिए वकील कौन पेश होता है? पहले कपिल सिब्बल, राम जेठमलानी, के.एस. तुलसी, जी जो एक पेशी की फीस लेते हैं 20 लाख, 30 लाख, जी 15 लाख। जी अब 15-20 दिन पहले जी मुकुल रस्तोगी जी कोर्ट में पेश होते हैं, तरीक आती है। ये मुकुल रस्तोगी वही वकील है जो शाहरुख खान के जो बेटे का केस लड़ उनके रहे थे? बेटे थे, अटारनी रहे हैं पिछली सरकार में, जी अटारनी रहे, वो खुद आते हैं। जी
और आके बहस शुरू कर देते हैं। जी दिमागी परेशानी ये वो, खैर कोर्ट तारीख दे देती है। जी मैंने अपने एडवोकेट से पूछा इतनी फीस कितनी, कहता एक बार पेश होने की जी मुकल जी की फीस 20 लाख है। क्या मैं उनके बराबर का वकील कर सकता हूँ? मेरे में नहीं। एक आतंकवादी क्या वकील 20 लाख रुपए? 20 लाख रुपए, कपिल सिब्बल 25 लाख, 20 लाख, जी तुलसी 15 लाख, जी मतलब अभी तक जी उस खतरनाक आतंकवादी जिसने मेरे पे हमला किया और पंजाब के अंदर लुधियाना के पास जगराओं में जी। ट्रेन से निकाल करके सिख भाइयों को छोड़ करके 50 के करीब हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बना दिया। जी गाजियाबाद के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहाँ कहाँ उसके ऊपर केस रजिस्टर है। उसको छुड़वाने के लिए, जी फांसी से बचाने के लिए इतने इतने बड़े वकील होंगे भी। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मैं नहीं कर सकता हूँ। जी मैं बम्बों से नहीं हारता हूँ, मैं गोलियों से नहीं हारता जी हूँ, मैं मौत से नहीं डरता। मौत मेरी दोस्त है। जी पर हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल टेररिज्म, जी राजनीति गुलामी, जी गुलाम ब्यूरोक्रेसी, जी लॉ एंड जस्टिस, जी धर्म की पॉलिटिक्स, जो हम खून पसीने की कमाई से भगवान के मंदिर में, गुरुद्वारों में अपने उनके लिए योगदान डालते हैं, जी उन पैसे को जी। टेररिस्टों के लिए इस्तेमाल होता है। एक पेशी का 20 लाख दिया जाता है, फौरन से फंडिंग अलग आती है। अगर 10 पेशियां हो जाएं एक एक हफ्ते के अंदर जी। तो 3 करोड़ सीधा है। मैं 3 करोड़ कहाँ से लाऊं, मुझे बताइए। मेरे पास फौरन से फंडिंग नहीं आती। जी मैं तो खून पसीने की कमाई से पैसे अपना जी, काम बिल्कुल, करता हूँ ना। बिल्कुल। अच्छा है बुरा है, मेरे तो खून पसीने का। मेरी लड़ाई देश के लिए थी, जी मेरी लड़ाई अपनी नहीं थी। जी। मेरी लड़ाई उस वक्त कांग्रेस पार्टी में था कि झंडा जी। उठा के थी, तिरंगा झंडा उठा के थी। जी तो अगर मेरे जैसा व्यक्ति ये कहता है जी मैं मौत से नहीं हारा, मैं बम्बों से नहीं हारा, मैं गोलियों से नहीं हारा, जी मौत मेरी दोस्त है, मैं हारा हूँ तो हिंदुस्तान के ऐसे एक बुरे सिस्टम से हारा जी। हूँ। मैं कोर्ट तो से सर नहीं अभी जो बीजेपी सरकार सेंट्रल में बैठी है उनसे कोई उम्मीद है? देखो, उन्होंने अपनी तरफ से टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जी अब अगर पंजाब की कांग्रेस गवर्नमेंट जी या केजरीवाल गवर्नमेंट जी या अकाली गवर्नमेंट लिख के भेजती है, जी वो भेजने का तो उनको हक है। जी अब सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो उसको मना कर दिया कि हम नहीं जी। उसको छोड़ सकते। जी पर स्टेट गवर्नमेंट अगर 4 गवर्नमेंट लिख के भेजें, हम्म, 4 पॉलिटिकल पार्टियां लिख के भेजें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी बताइए? बिल्कुल वकील, जी टॉप के वकील, 4 सरकारें जी और इधर टूटे से शरीर का एक ही आदमी अकेला लड़ रहा है। जी। वो भगवान की कृपा से लड़ रहा हूँ, तो इसको क्या कहोगे आप? सिस्टम को क्या कहोगे बताओ? बिल्कुल। तो अभी सर कौन क्या सी लगता टेररिज्म है? की लड़ाई आप जीत सकते हैं बताइए? बिल्कुल, तो ये राजनीतिक आतंकवाद कह सकते हैं हम इसको साफ साफ। ये मेरा दिया हुआ नारा है, जी पॉलिटिकल टेररिज्म, राजनीतिक आतंकवाद। जी मैं फिर कहता हूँ, मुझे मज़ा आता है जब मेरे ऊपर ये बम्बो गोलियों से सर्दियों में दर्दें होती हैं। जी मुझे बड़ा मज़ा आता है, भी दर्दें होती हैं, कोई जी। दिक्कत नहीं। मेरी देश की लड़ाई थी, मेरी जी तिरंगे झंडे की रक्षा की लड़ाई थी। जी मुझे उस वक्त दर्दें होती हैं जी जब कपिल सिब्बल जैसे वकील, जहाँ मुकल रत्तों जैसे वकील, जहाँ के तुलसी जैसे वकील, जी जब बड़े बड़े ऐसे चीफ जस्टिस हो उस वक्त इंडिया, जी जिन्होंने इन्फ्लुएंस में आके उसकी फांसी को सजा माफ़ कर दिया और 1 महीने के बाद उनको केरला का गवर्नर लगा दिया जाता है। जी सुप्रीम कोर्ट के जज जी भी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बड़े बड़े वकील भी आ जाते जी। हैं, और बड़े बड़े अधिकारी भी आ जाते हैं, और बड़े बड़े डॉक्टर भी उसको मेंटली करार दे देते हैं, और बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार भी जुड़ जाते सर मैं हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, आपको क्या लगता है इतने बड़े आतंकवादी के पीछे फंडिंग का हाथ किसका है? फंडिंग कौन देता है? वकीलों की पीछे- फीस कहाँ से आती है? आईएसआई जी आईएसआई उधर देती है, उधर जी। से इधर आता है, जी और कोई यहाँ के धर्म के ठेकेदार दे देते हैं, जी जो कहते हैं ये सिख है, जी ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, जी इसका वोट मिलेगा, इसका वोट से कोई असर नहीं पड़ता है, जी कोई वोट से असर नहीं पड़ता। सवाल सबसे बड़ा कि देश के लोगों को ये सोचना होगा कि हम खड़े कहाँ हैं। जी क्या आम आदमी, क्या सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट के अंदर जी कोई शहीद फैमिली का परिवार एक इंसाफ लेने के लिए, जी आतंकवाद को फांसी से पहुंचाने के लिए क्या केस लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता। अगर मेरे जैसा व्यक्ति जी अपने हाथ खड़े कर देता है, तो आम कोई मेरी बहन, जिसकी बहन का सुहाग उजड़ा हो, जिसके बच्चे यतीम हुए हों, वो केस किसी सूरत में नहीं लड़ सकता। ये मैं दावे से कहता हूँ। वकील मतलब को ये कहना सही रहेगा कि इस देश में आतंकवादी ज्यादा सुरक्षित है? अरे जी वकील एक पेशी के वकील
20 लाख रुपया रहता है, वो कहता है मेरा पेशा है। मेरी कई बार कई वकीलों से कसाब और कई अफजल के मामले में बहस होती है, बड़े बड़े टॉप के वकील कि क्यों आते हैं आप? कहता मेरा पेशा है। हाँ, मैं कहता तेरा पेशा है पैसे के लिए बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले, भारत माँ का तोड़ने वाले, पंजाब को हिंदुस्तान से तोड़ने वाले, पार्लियामेंट पे फांसी, पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले, 26 की 11 के अटैक करने वाले, उसके लिए, उसको बचाने के लिए तेरे लिए तेरा मुख्य मकसद है पैसा और मेरा मुख्य मकसद है मातृभूमि को तोड़े ना, उसके लिए बार बार मरना फिर जन्म देना। ये मेरे और तेरे में फर्क है। तेरा मिशन पैसा है, तेरा मिशन देश नहीं है, मेरा मिशन पैसा नहीं है, मेरे लिए मातृभूमि है। आखिर पे तो मैं यही कहूँगा, आओ को एडवोकेट साहब मेरे से बात करना चाहते हैं तो कर लें। मैंने कई बार कहा, कोर्ट को कहा, पॉलिटिकल पार्टी मुझे यार इच्छा मृत्यु दे दो, मुझे दे दो इच्छा मृत्यु। आप आतंकवादी की मदद कर रहे हैं, बाद में फिर मुझे मार देंगे, मैं मरूंगा, मेरे साथ आगे 70 लोग शहीद हो गए, मैं तो मर ही जाऊंगा, मेरे साथ कितनी जिंदगियां जाएंगी, मेरे कितने सुरक्षा कर्मचारी चले गए, कितने जाएंगे। प्लीज, मैं किसी को शोर नहीं मचाता, मैं कॉन्फिडेंस से दिख रहा हूँ आपको, मुझे इच्छा मृत्यु दे दो। मेरे बम्बों से बचे हुए शरीर के जो अंग हैं, जो जख्मी फौजियों को या किसी गरीब आदमी को दे दो, मुझे कोई किसी से शिकवा गिला नहीं। मैं चले जाऊंगा, पर मेरे कारण जो इतनी जिंदगियां चलेगी वो तो नहीं जाएंगी। कर दो आप। है को हिंदुस्तान के अंदर वकील ऐसा, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के दे देता हूँ। आतंकवादी को बचाना चाहते हैं आप, आतंकवादी बुल्लर को बचाना चाहते हैं आप, पंजाब के खतरनाक टेररिस्टों को बचाना चाहते हैं जो पंजाब को तोड़ने वाले थे, जो पंजाब में खालिस्तान बनाने वाले थे, जिन्होंने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह को उसके दफ्तर के अंदर शहीद कर दिया, आप उनको बचाना चाहते हैं? तो मुझे दे दो ना, मैं जाता हूँ, मुझे अच्छा मृत्यु दो। आओ को वकील है खड़ा होके, अगर गारंटी दे मैं देता हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पे करता हूँ। आजे को वकील, पर टेररिस्टों के लिए वकील खड़े हो जाएंगे, MS बिट्टा के लिए को खड़ा नहीं होगा, उसको मौत दिलाने के लिए भी नहीं खड़ा होगा। जीते हैं तो कहते मरता नहीं, बच गया तो जिंदा क्यों है? जिंदा क्यों है? बड़े सवाल है इस मुल्क के अंदर जो अभी लोगों को जगाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने बिट्टा साहब की बातें सुनी, किस तरीके से आज सिस्टम से हार के, ब्यूरोक्रेसी से हार के, धर्म के ठेकेदारों से हार कर एक आतंकवादी को यहाँ पे देश में सुरक्षा मिलता है। क्यों? क्योंकि उससे वोट बैंक मिलती है। वोट बैंक, आज के वक्त में ये वोट और वोट बैंक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि देशद्रोहियों को, देश के दुश्मन को, देश के आतंकियों को, जिनके वजह से कितने बच्चे यतीम हुए, कितनी माताएं जो आज विधवाएं हुई हैं, उनके लिए लड़ता हुआ एक व्यक्ति आज हार चुका है। फिर भी इच्छा मृत्यु की बात करता है, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे ना कोई सिस्टम है, ना ही कोई लॉ एंड ऑर्डर है और ना ही कोई सरकारें हैं। एक तरफ हमारे माननीय केजरीवाल साहब, जिनके पास जाके एक वक्त हमने उनको देखा, जो अपने गुरु के साथ बैठ के, अन्ना हजारे साहब के साथ बैठ के वंदे मातरम, भारत की आज़ादी और इसके अलावा जय हिंद और तिरंगा की बात करने वाले, जो देश में इतने बड़े गद्दार को मना करने के बावजूद भी उनके मर्सी के लिए चिट्ठी लिखते हैं, एक आतंकवादी के मर्सी, दया के लिए चिट्ठी लिखते हैं प्रेसिडेंट को, और उसके बाद उन्हें दिल्ली से अमृतसर भेज दिया जाता है। और आज एक आतंकवादी को बचाने के लिए हर सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो ये कहानी इतनी सनसनी है जिसे आपको शेयर करना है कि एक इंसान, जो बिट्टा साहब, जो खुद इतने बड़े पोस्ट पर हैं, जिन्होंने अपनी पूरा जीवन देश के लिए, तिरंगा के लिए दिया है, उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला। तो एक आम इंसान, जो एक शहीदों का परिवार है, वो न्याय मांगने कहाँ जाएगा? और ये न्याय कोई एक आम इंसान से नहीं है, कोई एक पड़ोसी से या किसी गुंडे से नहीं है, देश के आतंकवाद से है। तो देश का आतंकवादी, वो आतंकवाद जो कि बम के धमाकों से लोगों को मारता है, वो ज़्यादा जहरीला और खौफनाक है, या हमारे देश में बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट या सिस्टम ज़्यादा खौफनाक है? बताना आपका फर्ज बनता है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय बताइए, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।